नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कंटेंट फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीएससी पे। दोस्तों, आज तारीख है 1 सितंबर 2022। आज दोस्तों हम यहां पे अपने इंडियन एक्सप्रेस के कुछ ज़रूरी करंट अफेयर्स और कुछ ज़रूरी एडिटोरियल्स को देखेंगे। दोस्तों, अगर आज करंट अफेयर्स की आप बात करोगे तो करंट अफेयर्स में क्या है, बेसिकली दोस्तों की 4 ही 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकली है। तो दोस्तों आइए चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए अब तक तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब तक तो आप लोगों ने दोस्तों ये न्यूज़ सुन ही ली होगी कि द ग्रेट हीरो गोर्बेचोव अब नहीं रहे। इनके बारे में दोस्तों यहाँ पे आज पूरे अखबार में समझ लीजिए यही ज़्यादातर छाए हैं। अब थे भी देखिए दोस्तों फेमस पर्सनैलिटी। कोल्ड वॉर शीत युद्ध को ख़त्म करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। मतलब आप खुद सोच के रखिए इनके बारे में। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों कॉमन स्टूडेंट्स के लिए है, मैं बता दे रहा हूँ। बाकी जिनका पीएसआर ऑप्शनल है वो चाहे तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से, हालांकि पीएसआर ऑप्शनल में इनकी आइडियोलॉजी को भी तो देखा जाता है, पढ़ा जाता है, लेकिन हाँ दोस्तों थोड़ा सा कॉमन स्टूडेंट्स जो नॉर्मल जीएस के बैकग्राउंड के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इनका क्या था लीडिंग रोल, कैसे इनको हीरो के रूप में देखा जाता है, आप समझने की कोशिश करिए। उस यूएसएसआर के ये बेसिकली क्या थे, सोवियत संघ के लास्ट मतलब प्रेसिडेंट माने जाते हैं। 1991 में उस यूएसएसआर का विघटन हुआ। मतलब मून पे भेजने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो थे यहीं के, और जिसने वर्ल्ड वॉर में अपनी एक दबदबा को कायम किया, जिसने न्यूक्लियर वॉर में यूएस को भी पीछे छोड़ दिया न्यूक्लियर परमाणु बनाने में। तो इनको एक हद तक ये चीज़ें समझ में आ गई थी कि अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही हम अपनी मिलिटराइजेशन करते रहे, ऐसे ही अफगानिस्तान में ट्रूप्स जो है 1988 का जो बवाल हुआ, ऐसे ही अगर करते रहे तो धीरे धीरे एक ना एक दिन इकोनॉमी तो कोलैप्स कर ही रही थी और धीरे धीरे मंदी चली आती, तो लोगों की इकोनॉमिक लाइफ पे इंपैक्ट पड़ने लगता। तो बेसिकली यही कारण था कि थोड़ा सा देखिए दोस्तों, इनको उदारवादी भी माना जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि वेस्ट के साथ जुड़े थे, यही कारण था कि यूएसएसआर टूट गया। नहीं तो इतना शक्तिशाली जो यूएसएसआर था, कुछ लोग देखिए इनको लिबरल मानते हैं, कुछ लोग इनकी तारीफ करते हैं, कुछ लोग इनके विरुद्ध में रहते हैं। अब देखिए दोस्तों, वो अलग अलग लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, पर जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो मैं देखिए आपको यहां पे बताता हूं। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, एक चीज याद रखना दोस्तों कि ये मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू है और ऐसा बहुत मुझे भी लगता है कि देखिए 1991 में जब इंडिया के पास मंदी आई, तो इतना याद रखिए कि यूएसएसआर के टूटने के बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स धीरे धीरे बदलती चली गई। इन द सेंस आप समझने की कोशिश करिए कि अगर उस समय यूएसएसआर होता तो इंडिया को आईएमएफ से लोन लेने की जरूरत क्या पड़ती। हाँ, अगर यूएसएसआर इंडिया की मदद करता, भाई उस टाइम तो यूएसएसआर खुद ही संकट से जूझ रहा था, उसका खुद ही विघटन हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि आप देखोगे दोस्तों कि इंडिया को आईएमएफ से लोन लेना पड़ा। नतीजा क्या हुआ, हमने प्राइवेटाइजेशन किया, ग्लोबलाइजेशन किया, थोड़े हम लिबरल होते गए, लाइसेंस राज को खत्म किया। तो यही आप देखोगे कि यूएसएसआर के डिक्लाइन के बाद किस तरीके से नई फॉरेन पॉलिसी जो है डेवलप हुई। धीरे धीरे चाइना को जो है वेस्ट को टैकल करने की जो है नीतियां बढ़ती चली गई, और साथ भी जो कंडीशंस थी उसको देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया जो है ग्लोबल मार्केट में अपने आप को फ्लरिश करने लगा। तो यहीं पे यहाँ पे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात थी वो हमने बता दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक न्यूज़ है छोटी सी क्या इन द सेंस आप समझोगे कि इंटरनेशनल एरेना में आप देखोगे कि किस तरीके से सोशल एथिक्स की भी यहाँ पे बात है। कि आप देखोगे कि इंडिया की एक प्रेग्नेंट वुमेन है जो पोर्चुगल में जाती हैं, थोड़ा सा अस्पताल की असुख सुविधा की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। सुख सुविधा इन द सेंस समझने की कोशिश करेंगे कि जो इनकी डेथ होने का क्या क्या, ये 31 माह की प्रेग्नेंट औरत थी। इनको स्टार्टिंग में क्या किया गया कि सेंट फ्रांसिस अस्पताल में भर्ती किया गया। वहां पर इनको डिस्पोनिया की कंडीशन थी। डिस्पोनिया कंडीशन मतलब बेसिकली सोचेंगे कि शॉर्ट ब्रीथिंग प्रॉब्लम थी। उस शॉर्ट ब्रीथिंग प्रॉब्लम के बाद आप देखेंगे कि वहां से कुछ हद तक ठीक हुई, फिर इनको दूसरे अस्पताल भेजा गया। वहां पे क्या होता है कि बेड की कमी की चलने की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, जहां इनकी जो है डेथ हो जाती है। तो आप देखोगे कि ये सारे कंसीक्वेंस में वहां के जो हेल्थ मिनिस्टर थे पोर्चुगल्स के, मार्ता टोमेडो, उन्होंने जो है रिजाइन दे दिया। ठीक है, एक ये छोटी सी न्यूज थी वो हमने बता दिया। अब देखिए दोस्तों, यहां पे एक मेजर कंसर्न है कि किस तरीके से गवर्नमेंट के जो बैंक्स हैं वो एजुकेशन लोन देने में अपनी टाइटन पॉलिसी रखते हैं। टाइटन पॉलिसी इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि अभी भारत सरकार के पास बहुत सी शिकायतें गई कि किस तरीके से पब्लिक सेक्टर बैंक जो है अपना जो है क्या कह सकते हो, इतनी टाइट एंड टर्म्स एंड नॉर्म्स और लोन डिस्ट्रीब्यूशन में इतना ज्यादा मतलब कह सकते हो कि रिस्ट्रिक्टेड है, रिजिड है, कि उतना ज्यादा एजुकेशन लोन अभी भी पास नहीं हो पा रहा। तो इस सेंस में देखिए यहाँ पे बातें लिखी हैं। अब इस न्यूज को थोड़ा डिटेल में आगे कवर कर लेते हैं, ये थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसको आगे देखते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो गवर्नमेंट टू बैंक कंप्लेंट्स गिव मोर एजुकेशन लोन। अब ये दोस्तों यहाँ पे डिटेल पे देखेंगे कि किस तरीके से सरकारी बैंक का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसकी अपेक्षा में एनपीए का दर बढ़ता जा रहा है। एनपीए मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कि आपने लोन दे दिया, लोन आपका रिकवर नहीं हुआ। अब देखिए दिक्कत क्या है दोस्तों कि सरकारी बैंक के जो एजुकेशन लोन है वो जो दिए जा रहे हैं, अब देखिए करंट टाइम में क्या है कि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने की कोशिश की। रिलैक्सेशन इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि लोन को थोड़ा सब्सिडाइज सेंट्रल स्कीम के तहत लाने की बात कही है। अब देखिए दोस्तों दिक्कत क्या है
कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्रिएट हुआ है ना, वो ज्यादातर 7.5 लाख तक के लोन के हुए हैं। अब 7.5 लाख लोन तक के क्यों हुए हैं? अब जिन बच्चों को मान लीजिए एग्जांपल में बीटेक करने के लिए लोन चाहिए, ठीक है, अब आपने बीटेक की पढ़ाई करनी है, आपने 7-7.5 लाख रुपए का लोन लिया। अब देखिए एजुकेशन लोन का नॉर्म्स क्या होता है दोस्तों, कि जब तक आप पढ़ रहे हो तब तक आपकी बैंक फीस देता है, ठीक है। उसके बाद जब आप नौकरी करने जाते हो तो आपको 1 साल तक का मौका मिलता है आपके कोर्स के कंप्लीट होने के बाद। कोई बैंक 6 महीने करता है, कोई बैंक 1 साल करता है, किसी बैंक का 6 महीना है, किसी का 1 साल। अब इस समय जो फ्रेशर्स निकल रहे हैं, अब आज की डेट में देखिए करंट टाइम का जो स्क्रीनारियो है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, उसके तहत एनपीए का भी दर बढ़ रहा है। अब बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही। अब जो नौकरी नहीं मिल रही तो कहां से ब्याज भरे, कहां से बैंक का लोन भरेंगे? तो यही एनपीए की यहां पे बात चली है। तो देखिए एक छोटा सा यहां पे ये डेटा है कि देखिए लिखा है कि इंडियन बैंक का जो है, इंडियन बैंक में बेसिकली क्या है, सरकारी बैंक के नाम है, पब्लिक सेक्टर्स बैंक में जैसे यूनियन बैंक, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट डेटा। और करंट टाइम में देखिए दोस्तों एक छोटी सी यहां पे आप एक अंतर समझोगे कि स्टेट बैंक का एनपीए 2% है और बाकी और सारे बैंक का आप देखोगे कि 29.2। तो ये एक छोटा सा मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट के तहत कि स्टेट बैंक ने किस तरीके से धीरे धीरे अपनी रिकवरीज की है। तो यहां पे ये बात है। अब थोड़ा सा देखिए, जो गवर्नमेंट ने कहा है कि बैंक वर द टोल्ड टू डिस्बर्स education loans within the stipulated time of the 15 to 30 days, not to deny the loans on the flimsy grounds such as the CIBL बेसिकली क्या होता है कि क्रेडिट स्कोर दूसरी एक टाइप का मानिए कि स्कोर टू द को बॉरर एंड ऑल एलिजिबिलिटी ऑफ द कोर्स। होता क्या है ना दोस्तों कि कुछ बैंक्स आप अभी भी एजुकेशन लोन लेने जाइए तो बता देते हैं कि स्कोर्स के लिए हमारी एलिजिबिलिटी नहीं है लोन देने की। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट ने यहाँ लिबरल अप्रोच दिखाते हुए कहा है कि 15 से 30 दिन के अंदर सारा कागज पत्र प्रोसेस जो है अपना कर लो, और उसके बाद जो है बगैर किसी कोलेटरल के, कोलेटरल मतलब समझिए कि गिरवी, बगैर किसी गिरवी रख के 7.5 लाख रुपए तक का आप लोन दीजिए। उस लोन को जो है सेंट्रल स्कीम के तहत, सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के तहत जो है सब्सिडाइज करिए, जिसकी फैमिली इनकम जो है सालाना 4.5 लाख रुपए है। तो ये यहां पे बात थी। अब चलिए दोस्तों आगे की न्यूज देखते हैं। अब देखिए दोस्तों पेगासस के बाद अब ये दूसरा टेलीग्राम का एक नया बवाल इंडिया में छाया है। आप देखेंगे कि करंट टाइम क्या है कि अपने इंडिया में जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम में बेसिकली आप खुद देयर आर लॉट्स ऑफ चैनल्स, कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जहां पे आपको महंगे महंगे कोचिंग के, जिनके पेड सब्सक्रिप्शन 1.5-2 लाख रुपए के होते हैं, जो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं। बच्चे क्या होते हैं कि वो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, लेने के बाद उसी को जो है कॉपी करके टेलीग्राम चैनल्स पे एज अ पेड बेचने लगते हैं, उसकी कॉपीराइट कर देते हैं। मतलब जिसने मेहनत करके वो कंटेंट बनाया है, उसकी जो है मेहनत का मेहनताना जो है वो कॉपीराइट करके कुछ लोग पेड बेचने लगते हैं, कुछ लोग ऐसा सोशल सर्विस में फ्री करने लगते हैं। तो उसी के तूल पकड़ते हुए आप देखेंगे कि केडी इंस्टीट्यूट एक नीतू मैम है। नीतू मैम बेसिकली क्या है कि आप यूट्यूब पे सर्च करना, बहुत अच्छी इंग्लिश के टीचर हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या है कि कोर्ट में पिटीशन दायर किया कि किस तरीके से टेलीग्राम पे लॉट्स ऑफ ऐसे चैनल हैं जो कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट कर रहे हैं। आप इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि कोचिंग के सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं 4-4.5 हजार रुपए के, जितने सारे लेक्चर्स हैं, जितने सारे कंटेंट हैं, उसको जो है ऐसे लोग टेलीग्राम पे अपना पेड बेच रहे हैं या तो ऐसे ही ओपनली कर दे रहे हैं। तो इसके तहत यहां पे क्या है कि कोर्ट ने जो है करेक्ट एक्शन लेते हुए बातें कही है कि टेलीग्राम को उन लोगों के मामले, उन लोगों के मतलब कह सकते हो कि जो ये काम कर रहे हैं, जो कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट में इन्वॉल्व है, उनके तहत एक्शन लेने को कहा कि उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करे टेलीग्राम। तो टेलीग्राम ये कंसर्न कह रहा है कि सिंगापुर के, क्योंकि टेलीग्राम सिंगापुर की कंपनी है, तो टेलीग्राम कहता है कि सिंगापुर के लॉ के तहत वो इस प्राइवेसी को ओपन नहीं कर सकता है, मतलब किसी की प्राइवेसी को डिस्क्लोज नहीं कर सकता है कि किसका, मतलब ये कहना है सरकार, कोर्ट का ये कहना है कि आप आईपी एड्रेस बताइए टेलीग्राम का जो कॉपीराइट कर रहा है, और साथ ही आप ये बताइए कि वो रीचेबल सोर्स कहां है, कि कहां से उसने ये ऑब्टेन किया, ताकि एक परफेक्ट एक्शन इंप्लीमेंट प्लान बनाया जा सके। तो इसके तहत क्या है कि प्राइवेसी जो है, अब टेलीग्राम का ये कहना है कि सिंगापुर के लॉ के मुताबिक हम किसी की भी प्राइवेसी को ओपन नहीं कर सकते, वायलेट नहीं कर सकते। अब देखिए दोस्तों, कुछ ना कुछ हद तक ये, अब मामला क्या है कि यहां पे एक कंटेक्स्ट है, देखिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूं। अब टेलीग्राम का बयान क्या है, कोर्ट का क्या कहना है, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। अब देखिए दो बातें हैं यहां पे। एक बात है कि आप राइट टू प्राइवेसी की यहां पे बात आ गई, राइट टू प्राइवेसी इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि आप एक तरफ किसी का कॉपीराइट प्रोग्राम, किसी का कॉपी करके आप अपने उसको बगैर किसी उसको जानकारी दिए, बगैर उससे परमिशन लिए आप कोई काम करते हो। आप आज की डेट में कोई किताब देखते हो तो किसी किताब में क्या होता है कि अगर किसी ऑथर के परमिशन लेके किताब छापी जाती है तो लिखा जाता है कि अंडर द गाइडेंस, या इनसे पूछ के परमिशन लेके काम करो। या होता क्या है दोस्तों कि देयर आर लॉट्स ऑफ नॉवेल्स, कई सारे ऐसे नॉवेल्स हैं, कई सारे उपन्यास हैं कि मान लीजिए ऑथर के मरने के बाद कोई नई पब्लिकेशन क्या होती है कि जब वो वापस से पब्लिश होती है, तो अगर वो ऑथर जिंदा नहीं है तो या तो उसके बीवी बच्चों से परमिशन ली जाती है कि क्या हम आपके फादर की लिखी हुई नॉवेल को अपने पब्लिकेशन में पब्लिश कर सकते हैं। तो ये
हो नहीं रहा। अगर ये होता दोस्तों तो क्यों कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट होता? भाई हम आपसे ये पूछ के काम कर रहे हैं, आपसे हमने परमिशन ले लिया। यूट्यूब पे भी तो यही होता है ना कि आपने बगैर किसी से परमिशन लिया उसकी कोई चीज अगर आप अपलोड कर देते हो तो आप पे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है ना। तो सेम वही बात है। तो कोर्ट का यही कहना है कि बगैर आप कैसे किसी की परमिशन लेके ये काम कर सकते हो। तो यहां पर ये जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था हमने ये बता दिया। अब यहां पे दोस्तों ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड न्यूज है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन द सेंस आप देखोगे कि लास्ट ईयर क्या हुआ कि 84.7% जो चार्जशीट दायर की गई ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, उसमें से आप देखोगे कि सिर्फ 16% केसेस में दोषी को कन्विक्ट पाया गया। कन्विक्ट इन द सेंस समझोगे कि गिरफ्तारी हुई, जो जिसके ऊपर चार्जेस लगे थे कि इनकी वजह से, या कह सकते हो कि जिन्होंने किडनैपिंग या ट्रैफिकिंग के केसेस में जो इन्वॉल्व थे उसमें से 87% जो केसेस दर्ज हुए उसमें से 16% में पुलिस ने खाली गिरफ्तारी की। तो यहां पे एक छोटा सा एनसीआरबी का डेटा है कि आप देखोगे कि कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जहां पे बिल्कुल भी गिरफ्तारी नहीं, कोई भी कन्विक्शन नहीं हुआ है। तो इसके तहत ये डेटा देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखोगे कि इन 1920 द पुलिस फाइल्ड चार्जशीट 85.2% of the 1714 trafficking cases that were registered, but only 10.6% of the total cases saw convictions. 7 states reported no convictions while 2 reported a conviction rate of the less than 2%. तो आप यही देख रहे हो कि कई सारे स्टेट्स तो ऐसे हैं कि जहां पे कन्विक्शन 2% से भी कम हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि थोड़ा सा एक सिक्योरिटी इश्यू को लेकर यहां पे बात हो जा रही है कि किस तरीके से अभी भी हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए उतने अपने आप को एफिशिएंट नहीं बना पाए हैं। तो ये थोड़ा सा दोस्तों जरूरी बात थी। अब यहां पे देखिए हमने हाईलाइट कर दिया कुछ स्टेट्स का, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, तेलंगाना। अब ये डेटा को कहीं देखिए दोस्तों पॉज करके लिख लीजिए, सेव कर लीजिए। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, एनसीबीआरबी की जो डेटा थी वो हमने बता दी कि कैसे अभी भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में हम अपने आप को उतना काबिल नहीं बना पाए, उतना कन्विक्शन रेट हम नहीं दे पाए हैं। ठीक है, अब आगे की न्यूज देखते हैं। अब इंटरनेशनल एरेना में देखिए दोस्तों जो मेन यहां पे न्यूज निकल के आ रही है कि किस तरीके से रशिया ने यूक्रेन के वॉर के बाद अब क्या किया है कि अपनी जो नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन होती है ना उसको क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने के बाद आप देखोगे कि वो पाइपलाइन की सप्लाई जो जर्मनी में जा रही थी वहां के लोगों को इम्पैक्ट पड़ रहा है। होता क्या है ना दोस्तों कि ये सारी जो कंट्रीज है ना, इनकी जो डेली नीड होती है ना वो इसी गैस पे डिपेंड करती है। अपने इंडिया में क्या है कि जो टेम्परेचर है, जो इन्वायरमेंट है वो वहां की कंट्रीज में यहाँ की कंट्रीज में बहुत अंतर है। तो यही कारण है कि इनकी जो डेली नीड लाइफ है ना वो इसी गैस वगैरह पे डिपेंड है। अब करंट टाइम क्या है कि जर्मनी ये जो है आरोप लगा रहा है रशिया के ऊपर कि इन्होंने जानबूझ के क्लोज किया। अब रशिया का ये कहना है कि ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अनफैक्चुअल टेक्निकल इशू के चलते ऐसा हो गया। तो एक छोटी सी न्यूज थी, इसको यहाँ पे हमने डिस्कस कर दिया। अब आगे की एक न्यूज देखते हैं दोस्तों। यहां पे क्या है कि यूरोपियन यूनियन ने, आप देखोगे कि यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बाद यूरोपियन यूनियन ने थोड़ा सा टाइटन जो है पॉलिसी को लाया है ये रशिया के वीजा के लिए। रशिया के वीजा के लिए इन द सेंस समझने की कोशिश करोगे कि पहले कुछ सिटीज में ये वीजा फ्रीज थे, मतलब कोई आना जाना नहीं था। जैसे अपने इंडिया का नेपाल जैसा सिस्टम था ना कि बिल्कुल फ्री, आप नेपाल जा सकते हो, इंडिया के कई सारी मतलब आसपास नेपाल आप जा सकते हो, वहां कोई वीजा वगैरह नहीं लगता। तो यही करंट टाइम में क्या था कि यूरोपियन की कुछ सिटीज ऐसी थी जहां पे रशियंस वीजा नहीं लगता था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि टाइटन पॉलिसी को अपनाते हुए शॉर्ट नहीं लगता था। और दूसरी चीज ये है कि अब क्या किया है कि यहां पे शॉर्ट टर्म वीजा को ला दिया। शॉर्ट टर्म वीजा इन द सेंस समझने की कोशिश करो कि शॉर्ट टर्म अगर वीजा होगा ना तो जो लॉन्ग टर्म की अपेक्षा में जो वीजा था उसका जो चार्ज होगा वो कहीं ज्यादा होगा। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा यूरोपियन रशियंस के लोगों पे जेबों पे असर पड़ेगा। तो थोड़ा सा वही है कि लाइफस्टाइल लोगों की अगर डिप्लॉय होगी, एक्सप्लॉइट होगी, तो थोड़ा सा जो है रशिया की इकोनॉमी जो है कोलैप्स करने की यहां पे बात है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे न्यूज थी। और बाकी गौर बच्चे तो आज छाए ही रहेंगे, 1-2 दिन तक छाए ही रहेंगे। इनके बारे में जितना हो सकता था दोस्तों एज अ कॉमन जीएस के हिसाब से वो मैंने बता दिया कि किस तरीके से इनको कोल्ड वॉर खत्म करने का हीरो माना जाता है। इनकी लिबरल पॉलिसी के बारे में आप देखोगे दोस्तों कि किस तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री में इन्हीं के बलखान जो स्टेट्स हुआ करते थे। आप देखोगे कि एस्टोनिया, लिथुआनिया, भले यूक्रेन इनका पार्ट था लेकिन उस समय यूक्रेन की सोच कुछ हद तक रशिया जैसी थी। लेकिन जो बलखान के स्टेट्स थे एस्टोनिया, लिथुआनिया वगैरह, ये जिस समय गोर्बाचेव बेसिकली रिफॉर्म लाने की बात करते हैं उस टाइम इन्होंने किस तरीके से फायदा उठा के अलगाव साझा। तो इनकी यही पे यहां पे बातें हैं। कुछ चीजें ये हैं कि इनकी रिफॉर्म जो है बहुत लोग कहते हैं कि इनकी नाकामी थी जिसकी वजह से यूएसएसआर टूट गया, इतना पावरफुल यूएसएसआर। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इन्होंने बहुत ही अच्छा अप्रोच किया। तो यही यहाँ पे दोस्तों 2 पॉइंट ऑफ व्यू है। अब आपका डिसीजन है कि आप उसके तहत क्या सोचते हो। ठीक है, अब ज्यादा समय न लेते हुए आइए अपने एडिटोरियल सेक्शन, एडिटोरियल पे चलते हैं। एडिटोरियल पेज पे आप देखेंगे दोस्तों कि आज जो है बेसिकली क्या है कि 1-2 एडिटोरियल बेसिकली मुझे इंपॉर्टेंट लगे और उसके बाद एक एक्सप्लेन्ड सेक्शन पे, एक्सप्लेन्ड आइडियाज पे। एक्सप्लेन्ड आइडियाज पे क्या है दोस्तों, देखिए कि थोड़ा सा मैं यहीं आपको बता देता हूं एज ओवरव्यू, तो बाद में आप जब उसको पढ़ोगे ना तो काफी इंटरेस्ट आएगा। काम करता हूं पहले एक्सप्लेन्ड आइडियाज ही डिस्कस करता हूं, उसके बाद ये दोनों छोटे छोटे हैं। तो एक्सप्लेन्ड आइडियाज में क्या है ना दोस्तों कि आप देखोगे कि द हिस्ट्री बाइट्स द डस्ट। अभी आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले की न्यूज आई है कि किस तरीके से अनंत लेक और नेशनल मॉन्यूमेंट जो है
डिक्लेयर कर दिया गया। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूं कि अरंगतल लेक क्या है। बेसिकली आप देखोगे दोस्तों कि अरंगतल लेक जो थे अनंगपाल ने बनवाया था। ये लेक के बारे में यहां पे नहीं है, पर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, टू बी ए हिस्ट्री स्टूडेंट, इतिहास में मुझे थोड़ा सा ज्यादा ही रुझान है, तो इसके कंटेक्स्ट बैकग्राउंड में मैं जाते हुए आपको बताता हूं कि बेसिकली क्या था कि दिल्ली में चौहानों से पहले तोमरों का राज हुआ करता था। तो आज आप देखेंगे कि जो यूपी का जो मेरठ वाला रीजन है ना, वहां पे आपको जाट समुदाय और तोमर ज्यादा मिल जाएंगे। तो वो तोमर वहीं मतलब दिल्ली पे जो थे वो बाद में वहीं मेरठ पे पहुंचे, तो थोड़ा सा मतलब बाउंड्रीज जब डिवाइड होने लगी, तो हो सकता हो जो स्टूडेंट मुझे सुन रहा हो जो मेरठ वाले रीजन से, आप देखेंगे कि अपने रीजन में जो तोमर है ना, वो बेसिकली दिल्ली पे कभी राज किया कर सकते थे, तो उन्हीं में से आनंद पाल थे। आनंद पाल ने बेसिकली क्या हुआ कि एक आनंद लेक बनाई थी। आप देखोगे दोस्तों कि जब अलाउद्दीन खिलजी आया, जब खिलजी साम्राज्य की यहां पर स्थापना हुई, तो जब अलाउद्दीन खिलजी आया तो उसने जब कुतुब मीनार को जब बनाया, तो कहते हैं कि इसी रिजर्वायर से पानी लेके बनाया गया था। अब करंट टाइम में क्या है दोस्तों कि यहां पे जो लिखा है ना, हिस्ट्री बाइट्स द डस्ट। अब इसका मामला क्या है कि हिस्ट्री बाइट द डस्ट इन द सेंस समझने की कोशिश करोगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट की इतनी नाकामी आर्कियोलॉजिकल सर्वे की वजह से, कि करंट टाइम में गवर्नमेंट ने आर्कियोलॉजिकल चीजों के लिए बजट एलोकेट किया ही नहीं। बजट एलोकेट इन द सेंस समझने की कोशिश करोगे कि अभी कहीं ना कहीं बजट के मामले में जो एलोकेशन है ना वो बहुत पीछे है। इन्हीं रिजर्वायर में आप देखोगे कि कितनी सारी गंदगी होती जा रही है। इन द सेंस आप समझने की कोशिश करो कि कई सारे ऐसी चीजें हैं जो आर्कियोलॉजिकल फैक्ट ने, मॉन्यूमेंट्स ने डिसाइड किए कि इस पे हमको एक्शन लेना चाहिए, प्रिजर्व। भाई ये कुछ भी है तो देश का धरोहर है ना। आप खुद सोचिए, अगर कोई इंडिया में आता, अब देखिए दोस्तों करंट टाइम में क्या है कि अपनी हिस्ट्री सिर्फ 200-300 साल के इतिहास तक ही रह गई है। अगर आज आप किसी बच्चे को उठा के पूछोगे और उससे कहोगे कि महाराणा प्रताप के बारे में बताओ, चोला अंपायर के बारे में बताओ, तंजौर के मंदिर के बारे में बताओ, तो किसी को नहीं पता होगा। लेकिन हाँ, ताजमहल के बारे में, लाल किला के बारे में, कुतुब मीनार के बारे में सबको पता है। तो थोड़ा सा कुछ चीजें हैं कि जो आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स की वजह से जो हमारी पुरानी धरोहर है, इनको तो हमको प्रिजर्व करना ही पड़ेगा। अब इसके प्रिजर्विंग के लिए क्या है कि जो एलोकेशन अमाउंट है वो गवर्नमेंट का बजट दिन पे दिन कम होता जा रहा है। तो आप देखोगे कि अच्छा, ये क्रिटिसाइजिंग बात जरूरी नहीं कि करंट की सरकार को लेकर ही है। 2011 में जब एनपीए की मतलब दूसरी गवर्नमेंट थी, तब उस टाइम की भी यहां पे बात की गई है कि किस तरीके से उस टाइम भी एलोकेशन कम किया गया। आप देखोगे कि कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स दी गई कि जिसके तहत ये गवर्नमेंट की कमियां दी गई। अब देखिए रिपोर्ट्स के तहत मैं बात करता हूं दोस्तों कि यहां पे देखिए लिखा है, फाइनली द पुअर स्टेट्स ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द एएसआई प्रोटेक्टेड साइट्स, द लैक ऑफ द फॉलो पार द वर्थ पेंटिंग आउट। यहां पे देखिए दोस्तों लिखा है, द बुद्धिस्ट स्तूपा साइट्स आर द कड़ंगल हिल्स इन द कर्नाटका हाइलाइट्स। अब देखिए दोस्तों यहां पे क्या है कि कड़ंगल हिल्स की बात की जा रही, किस तरीके से वो दीवार में जर्जरता आ गई। ये रिपोर्ट दी गई लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। उसकी पेंटिंग्स जो थी, जो बनाई गई थी, करंट टाइम में कैसे उन पे दरारें आ गई, क्रैकनेस आ गए, लेकिन उनको प्रिजर्व करने के लिए किस तरीके से एलोकेशन कम किया गया। और साथ ही आप देखोगे कि अभी भी कई सारी ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी जगह के मॉन्यूमेंट्स हैं जहां के सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहे और साथ में लाइट की सुविधा नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं इलाहाबाद रीजन से हूं और मैं एक बार गया था, आपको थोड़ा सा इससे हट के बताता हूं। मैं एक बार गया था इमामबाड़ा। इमामबाड़ा बेसिकली आपको लखनऊ में मिलेगा। भूल भुलैया आपने सुना है कि नहीं सुना है? तो वहां पे अभी भी इमामबाड़ा में लाइटिंग की वो सुविधा नहीं। अब पता नहीं ठीक हो गई कि नहीं हो गई, वो मुझे नहीं पता, पर मैं आज से 10 साल पहले गया था। तो आपको एक पर्सनल ओपिनियन बताता हूं कि कहीं ऐसी चीजें हैं। अभी देखिए, एक तो देखिए दोस्तों, ये कुछ अपने लोगों की भी कमी है। अपने लोगों की कमी इन द सेंस समझने की कोशिश करी कि अभी देखिए साबरमती आश्रम पे अटल ब्रिज की जो है उद्घाटन किया गया, इनोवेशन किया गया, लोग पान खा के गुटखा खा के थूक दे रहे हैं। नतीजा क्या हुआ? जो मनोरंजन के लिए पुल बनाया था, गवर्नमेंट को 30 रुपए टैक्स लेना पड़ रहा है उस पर, कि आधे घंटे के लिए आपको 30 रुपए देना पड़ेगा। तो देखिए कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। अगर हम खुद ही अपने धरोहर को प्रिजर्व करें तो इतनी दिक्कत ना आए। अब ये हमारी इंडिया की कमी है कि हम कहीं घूमने जाते हैं, प्रेमी प्रेमिकाओं के दीवारों पर नाम लिख देते हैं, पान खा के गुटखा खा के अपने धरोहर पर थूक देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको भी आगे आके इन चीजों को प्रिजर्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो यहाँ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था कि किस तरीके की कैग की रिपोर्ट दी गई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे का एलोकेशन किस तरीके से कम किया गया, तो जो जरूरी था वो हमने यहां पे बता दिया। ठीक है, अब ऊपर चलते हैं एडिटोरियल को देख। अब दोस्तों यहाँ पे एडिटोरियल सेक्शन में क्या है कि अभी तक 2 एडिटोरियल मैंने आपसे कहा था ना डिस्कस करूंगा। एक ट्रेजिक हीरो, यहाँ पे गोर्बेचोव के बारे में बताया, जो मैंने आपको बेसिकली ऊपर की बातें बता दी ना कि किस तरीके से कोल्ड वॉर को खत्म करके एक नई पॉलिसी यहाँ पे आई। तो थोड़ा सा आप देखोगे कि कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद कंट्री किस तरीके से चेंज होने लगी, मतलब ये चीजें समझ में आने लगी कि धीरे धीरे लोग अपने बायलैटरल रिलेशंस को किस तरीके से डेवलप करने लगे। यूनिपोलर से बाइपोलर हुआ, बाइपोलर से अब धीरे धीरे किस तरीके से आप देखोगे कि कंट्रीज की जो फॉरेन पॉलिसी है वो चेंज होती गई। तो जो मैंने आपको बता दिया गोर्बेचोव के बारे में वो था। और आप देखोगे कि इस तरीके से जो फॉरेन पॉलिसी चेंज हुई, यहां पे क्या है कि रशिया न्यू जियोपॉलिटिक्स ऑफ द अलायंस विद द चाइना एंड कन्फ्रंटिंग द वेस्ट इज ओनली लाइकली टू एक्सेलरेट द डिक्लाइन। तो वही बात है दोस्तों जो मैंने आपको ऊपर बता दिया कि किस तरीके से जो जियोपॉलिटिक्स है,
चाइना के साथ अलाइन करके कन्फ्रंटिंग द वेस्ट को टैकल करने का किस तरीके से इनका जो है धीरे धीरे जियोपॉलिटिक्स चेंज। पहले क्या था कि बात संवाद नहीं होते थे, हथियार गोलीबारी चलती थी, न्यूक्लियर अटैक्स होते थे। अब क्या है कि थोड़ी सी फॉरेन पॉलिसी तो बदल गई है, इसमें कोई आप दो राय नहीं है। पहले क्या था कि हेजीमनी बेशक थी, लेकिन अब कुछ हद तक आप हेजीमनी को नेशनल वाइड लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे ला सकते हो। तो यही यहाँ पे बात है, फॉरेन पॉलिसी को लेके चेंजेस हुई। अब देखिए दोस्तों, ये जो दूसरा एडिटोरियल है यहाँ पे क्या है कि प्लेइंग ईदगाह पॉलिटिक्स के बेसिकली सेंस में अगर बात करोगे कि करंट टाइम में आपने देखा होगा ना कि किस तरीके से जो बवाल हुआ कर्नाटका में बवाल इन द सेंस देखोगे कि गणेश चतुर्थी को मनाने को लेके 2 डिसीजन आए कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हिंदू जो है उस ग्राउंड पे पूजा नहीं कर सकते, उस ग्राउंड पे अपने रिचुअल्स नहीं करते थे जहां मुस्लिम्स के हैं। उसी तरीके से जो जूनियर बेंच है कर्नाटका की, उसका ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है हुबली ईदगाह पे। तो यही बात है दोस्तों कि देखोगे कि करंट टाइम में किस तरीके से कर्नाटका की जो पॉलिटिक्स है ना, वो देखिए थोड़ा सा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइजिंग वाला आर्टिकल है, पर इसको न्यूट्रल माइंडसेट से आप सुनोगे और समझोगे ना, तो थोड़ा सा इस चीज की अप्रोच पे गहराई में जाने की कोशिश करो। थोड़ा सा सरकार को क्रिटिसाइज करने की यहाँ पे बात की जा रही है कि किस तरीके से कर्नाटका में अभी हिजाब वाला कांड हुआ। आप देखोगे कि किस तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लड़कियों को हिजाब पहनने पे बैन करने की बात की गई। अब दूसरी बात यहाँ पे लैंड डिस्प्यूट को लेकर है, तो यही आप देखोगे कि अब देखिए यहाँ पे 2 सीएम्स के टकराव को लेकर बात की गई है, और साथ में योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम की भी बात करी जा रही है कि किस तरीके से हिंदू एजेंडा पे जो है बीजेपी अपने आप को वर्ल्ड फोरम पे हिंदुत्व का जो है एक अच्छा आइडियोलॉजी पे इलेक्शंस की कैंपिंग के बारे में दिखाया जाता है। तो यही पे दोस्तों जो क्रिटिसाइजिंग बात थी वो बात छोड़िए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मैं कह रहा हूं कि किस तरीके से स्टेट की हार्मोनी को लेकर यहाँ पे बात है कि अभी हिजाब बैन के बाद दूसरा ये मुद्दा है, तो थोड़ा सा थिंक अबाउट इट, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरी कई बातें आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना।